प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी मनोहर श्याम जोशी जी की रचना सिल्वर बैंडिंग का द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में हम सभी ने देखा कि कहानी एक प्रमुख पात्र यशोधर बाबू के ही इर्द गिर्द घूमती है। कहानी के प्रारंभ उनके दफ्तर से होता है। वो शाम के 5 बज गए होते हैं। वो अपनी घड़ी मिलाते हैं ऑफिस की घड़ी से, लेकिन ऑफिस की घड़ी को ही वो सुस्त ठहराते हैं। लेकिन तभी वह चाहते हैं कि उनके कर्मचारी भी उनकी वजह से रुके हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मेरी वजह से मेरे कर्मचारी रुकें, इसलिए अपने कार्य को अंतिम रूप देते हुए, और उनकी एक आदत है कि जो एक अधिकारी और कर्मचारियों के बीच व्यवहार होता है, दिन भर की उलझन होती है, इसको हल्का करने के उद्देश्य से अपने सीनियर किशनदास पांडे की परंपरा का अनुसरण करते हुए शाम को सबसे हंसी मजाक करते हुए ऑफिस से विदा लेते हैं। तब वह निकल रहे थे और कहते हैं कि लगता है ऑफिस की घड़ी सुस्त हो गई है। तभी उनके ऑफिस का एक नया कर्मचारी चड्ढा धृष्टता करता हुआ पूछता है, कहता आपके चूनेदानी ही सुस्त होगी। कहते अरे इसे चूनेदानी मत करिए, ये करेक्ट चलती है, अभी भी ठीक चलती है, ये मेरे विवाह में मिली है। आजकल तो डिजिटल घड़ियाँ धोखा दे जाती हैं, लेकिन देखिए हाथ से चाबी वाली घड़ी है, आज भी करेक्ट चलती है। चड्ढा का मुख सियानी बिल्ली की तरह हो जाता है, लेकिन ढीठ था, आधुनिक युग का धीट कर्मचारी था। वो कहता है, फिर कैलकुलेशन करता है, पूछता आपकी शादी कब हुआ। उन्होंने बताया कि जो है इस महीने 1947। तब हिसाब लगाते हैं, फरवरी महीने का जिक्र करते हैं। तो हिसाब लगा कहता है कि कांग्रेचुलेशन, आज तो आपकी शादी की 25वीं वर्षगांठ है, जिसपे कहानी का शीर्षक ही है सिल्वर बैंडिंग। तब तो ऐसे काम नहीं चलेगा, तब कुछ खर्च करना पड़ेगा। ऑफिस के चपरासी को वो कहता है कि जाओ बड़ा नोट लो और सबके लिए लाओ। यशोधर बाबू हमेशा अपने खर्चे से अधिक पैसे रखते हैं, हमेशा वह 10 रुपये का ही नोट देते हैं। तो कहता है चड्ढा कि इसमें क्या हो पाएगा, एक चुग्गी ही चाय आएगी। तो उसके कथनानुसार 10-10 के 2 नोट और देते हैं और सबके चाय पानी की व्यवस्था करते हुए वहाँ से विदा लेते हैं, क्योंकि व्यर्थ समय न गुजारना उनकी फितरत है, उनकी आदत है। सभी लोग जानते हैं कि कभी भी अपने समय को बेकार नहीं गवाते हैं। वहाँ से चलते हैं, रास्ते में एक बिरला मंदिर पड़ता है। वहाँ पे रास्ते में दफ्तर से लौटते समय रोज़ बिरला मंदिर जाने की, उद्यान में बैठ के अच्छी बातों को सुनने की, प्रभु का ध्यान लगाने की एक रीत अपनाई है। मंदिर जाते हैं और वहाँ पे प्रवचन सुनते हैं। दोनों ही कार्य बड़े पुनीत हैं। अब मंदिर जाने से हमारे अंदर सकारात्मकता आती है और अच्छे ज्ञान की प्रवचन की बातें सुनने से हमारे उद्देश्य अच्छे होते हैं, अच्छे संस्कार आते हैं। क्योंकि तो स्वामी तुलसीदास ने भी कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि वास्तव में अच्छी संगति के बिना ये संभव नहीं है कि हमारे अंदर विवेक का निर्माण हो, हमारे अंदर बुद्धि का निर्माण हो। ये तभी होगा जब राम की कृपा होगी। और मंदिर जाना ये अच्छी सकारात्मकता है। मंदिर जाएं, आस्था का सैलाब में डुबकियां लगाएं, हमारे अंदर सकारात्मकता आती है, हमारे अंदर अच्छे विचार आते हैं, जिससे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये बात उनकी पत्नी और बच्चों को बहुत करती है, वो नहीं जानते हैं। कहते हैं कि मंदिर जाना बाबा ये तो बूढ़ों का काम है, बुढ़े आप थोड़े न हैं, रोज मंदिर जाएं, इतना व्रत करें। ऐसा कहते हैं कि यशोधर बाबू को आलोचना का अनसुधा कर देते, क्योंकि सिद्धांतों के धनी हैं और ये परंपरा भी अपने सीनियर किशन दास से ही सीना है, अनसुना कर देना। यानी अगर कोई आपकी बुराई चाहता है, बुराई करता है, फिर भी आप उसे स्वीकार न करें। कोई गाली देता है, एक विचारक ने कहा था, कोई गाली देता है तो लोग झगड़े करने के उतारू हो जाते हैं, लेकिन विचारक ने बताया कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें अस्वीकार करना चाहिए। कोई गाली दे रहा है तो कह दो भाई आप दे रहे हैं, हम लेंगे ही नहीं, वो उसके साथ ही विदा हो जाएगा। बुराई को हम ग्रहण ही न करें। हमारा व्यक्ति का स्वभाव तो सूप जैसा होना चाहिए, क्योंकि अच्छाई को ले ले। सूप क्या करता, खाद्यान्न जो होता है यानी अन्न जो होता है उसके अच्छे पार्ट को अलग कर देता है, और जो घास फूस अन्य चीज़ होती हैं उसको अलग। तो व्यक्ति का स्वभाव ही सूप जैसा होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति में अच्छाई भी होती है, बुराई, हम अच्छाई वाला भाग लेंगे, बुराई वाला उसके साथ ही विदा कर देंगे। महात्मा गांधी ने भी कहा था, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अगर व्यक्ति पापी है तो पर्सनल उस व्यक्ति से घृणा न करें, उसे चोट लग जाए, गिर जाए, मदद, हाँ उसके कर्मों से आप घृणा करें। अगर पापी है तो हम पाप कर्मों को स्वीकार नहीं करना चाहिए।
कहते लेकिन ये बात उनके परिवार के लोगों को बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। बिरला मंदिर से उठकर पहाड़गंज जाते हैं, जो दिल्ली में एक क्षेत्र है पहाड़गंज, जहाँ सब्जी की मार्केट लगती है। साग सब्जियाँ खरीद लाते हैं और सबसे मिलना जुलना हो सके। भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, लेकिन कभी भी वो 8 बजे के पहले घर नहीं पहुँचे हैं। जब भी यह दफ्तर भले ही छूटा है, लेकिन वो 8 बजे से पहले कभी भी घर नहीं पहुँचे। सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति का समाज में ही विकास होता है। तमाम समाजविदों ने भी कहा है कि मानव जीवन की प्रथम पाठशाला परिवार होता है। परिवार से व्यक्ति समाज में ही विकसित होता है। समाज हमारे कार्यों का मूल्यांकन करता है। अच्छा और बुरा होने का सर्टिफिकेट अगर मिलता है तो समाज में ही मिलता है। तो समाज भी जीवन जीने की एक कड़ी है। इस कड़ी में वह निर्वहन करते हैं। कहते हैं कि आज वह किशनदाह निकलते हैं तो उनकी निगाहें आहाते पेड़ गई। कभी ये किशनदाह का क्वार्टर हुआ करता था। इनके जो सीनियर थे किशनदाह, उनका कभी 3 बेडरूम का एक क्वार्टर हुआ करता था, 1 मंजिला था। और कैसे पहाड़ क्षेत्र के लोग जो आते थे, उनके गांव क्षेत्र के लोग आते थे, सबके लिए आश्रय हो जाता था। निश्चित ही पहले की परंपराएं कितनी बेहतर थी कि लोग जो थे वह अभाव में जीते थे, लेकिन उनके अंदर एक दूसरे के अंदर सहयोग करने की प्रवृत्ति पाई जाती थी। आज हमारा घर बड़ा है, दिल बड़ा है, पैसे बड़े हैं, लेकिन आज हमारे अंदर सहयोग की भावना नहीं होती है। घर वही है, लेकिन उनके अंदर किस तरह इस तरह का परिवर्तन दिखाई देता है। कहते हैं कि वो 3 बेडरूम का कभी क्वार्टर हुआ करता था। आज वहाँ पे DIZ यानी दिल्ली के विकास प्राधिकरण की तरफ से वहाँ पे शहरीकरण हो रहा है। धीरे धीरे जो पुराने क्वार्टरों को तोड़ के बहुमंजिली इमारतें तोड़ी जा रही हैं। सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर 1 मंजिला क्वार्टरों की जगह कई ऊंची इमारतें बनाई जा रही हैं। शहरीकरण हो रहा है। पुराने अतीतों को तोड़ा जा रहा है, अतीत की परंपराओं को तोड़ा जा रहा है। एक दूसरे में किस तरह सहयोग की भावना थी। एक छोटे छोटे मकान में भी, कई बहुमंजिला मकान में एक ही छत के नीचे लोग रहते हैं और पूरे जीवन पर्यंत जो है अजनबी बने रहते हैं। इस परंपरा का वो विरोध करते हैं। उन्हें कहते हैं कि ये लोग गलत कर रहे हैं। ये ज़रूर पता है कि उनकी यादें गोल मार्केट ढाए जाने के गम में इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ज़रूरी है। उन्होंने एंड्रयूज़, लक्ष्मीबाई नगर, भंडारा रोड 8 बस्तियों में पद की गरिमा के अनुसार D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर आई है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें अच्छे क्वार्टर दिए जाएंगे, दूसरी जगह उन्हें विस्थापित किया जाएगा, लेकिन इन पे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ये अपनी जो पुरानी यादों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, जबकि इनकी पत्नी इनका विरोध करती हैं और कहती हैं, ये पूछने पे बताती हैं कि ये भी टूट जाएगा तो आप करेंगे क्या? ये भी अगर टूट गया तो आप करेंगे कहाँ, कहाँ जाएंगे? सच तो ये है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से छोटी छोटी बातों पे मतभेद होने लगा है। मतभेद की प्रक्रिया इनके जीवन में आ गई है। देखिए, जब परिवार में दो विचारधारा हो जाए, आधुनिकता और परंपरावादी विचारधारा, तो टकराहट होना स्वाभाविक है। यानी कैसे विचारों की टकराहट उनके अंदर होती है, ये देखने को मिलता है। पढ़ाई लिखाई में पहले वो मदद करते थे, लेकिन अब वह उनकी पढ़ाई लिखाई में बच्चे छोटे थे तो मदद करते थे, लेकिन अब बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो कैसे उनकी मदद करें। एक बच्चा उनका व्यवस्थित भी हो गया, एक विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है, लेकिन उन्हें समहाउ लगता है कैसे हो गया। यशोधर बाबू का साधारण पुत्र असाधारण वेतन देना उनकी समझ में नहीं आता है, क्योंकि वह कहते हैं कि 1,500 रुपये तो अब हमें रिटायरमेंट के पास पहुँच कर मिला है। 1,500 रुपये देने वाली संस्था नौकरी में ज़रूर कुछ पेच होगा। 1,500 उस समय की बात है जब शायद आज के ज़माने के 1,00,000 रुपये के बराबर हो, जब पैसे का बड़ा ही जो महत्व था। आज पैसे की वैल्यू दिन प्रतिदिन नीचे गिरती जा रही है। कहते हैं उस समय रहा होगा। फिर दूसरा बेटा जो उनका है वो IAS की तैयारी कर रहा है। यशोधर बाबू को समझ सकना असंभव है। पिछले साल वो एलाइडेड यानी जो IAS से छोटी परीक्षाएं होती है काफ़ी नीचे आ गया था, तब भी उसने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। जब भी उसे चाहिए, उसे बड़ा ही पद चाहिए। तीसरा बेटा जो उनका था स्कॉलरशिप लेकर वह तो देश ही छोड़ दिया है। वह स्कॉलरशिप लेके वह इंजीनियरिंग करने अमेरिका चला गया है। देखिए किस तरह पलायन होते हैं।
पुत्र कहा गया है कि एक कुआं 100 घड़ों को सींच सकता है, लेकिन 100 घड़े मिलकर एक कुएं का भरपाई नहीं कर पा रहे। एक पिता अपने सभी पुत्रों का भरण पोषण करता है, लेकिन पुत्र जो है अपने पिता को नहीं कर पाते। आज का पुत्र जो है, पहला एक जॉब पा गया, दूसरा आईएएस की तैयारी कर रहा, तीसरा स्कॉलरशिप लेके इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए वह अमेरिका चला गया है। लेकिन इस तरह परिवर्तन उनके जीवन में होता रहता है और इसको अब समझ नहीं पा रहे हैं कैसे इसमें समायोजन करें। यशोधर बाबू की पत्नी भी आज आधुनिक मूल संस्कारों से किसी तरह आधुनिक नहीं है। यद्यपि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें मॉड बना दिया, मॉम से मॉडल बना दिया है। कहते हैं कि उनकी पत्नी भी लगभग पुराने ही ख्यालातों की है, लेकिन अपने पति का पक्ष न लेकर वो बच्चों के पक्ष के चक्कर में आज वो बन गई हैं, मॉडर्न बन गई हैं। कुछ ये भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई, यशोधर बाबू के गांव से आए ताऊ जी और 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। संयुक्त परिवार के पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ नहीं कर पाता था। कहते संयुक्त परिवार, आज देखिए एकांकी परिवार हो रहा है। कम से कम हमारे भारत में तो अच्छी बात है, परिवार नामक संस्था तो है, लेकिन पाश्चात्य देशों के अनुकरण में अंधाधुन में हम परिवार नामक छत्र छाया को, नामक संस्था को भूलते जा रहे हैं। यहाँ तो परिवार में कम से कम पहले बाबा, दाऊ, दादी संयुक्त परिवार को परिवार कहते थे, अब तो माता पिता बच्चे ही हो गए। लेकिन आज पाश्चात्य देशों में केवल पति पत्नी ही ये रह गए। बच्चे 14 साल के हो गए तो फिर उनका अपना अलग जीवन हो जाता है। फिर शायद ये मदर डे, फादर डे को खोजें, जो उनकी परंपरा है। हमारे तो माता पिता साथ हम लोगों के रहते हैं, भारतीय परंपरा अनुसार हमें ये दिवस जो है भले मनाएं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा इससे तूल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे संस्कार तो हमारे हैं कि हम उन्हीं की छत्र छाया में विकसित होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। कहते हैं उनके परिवार में भी जो संयुक्त परिवार रहता था, लेकिन डर नाम की एक चीज़ होती है जिससे लोग डरते थे, बस जेठानियों की चलने दी। उनका एक कहना, मुझे आचार व्यवहार के बंधनों में रखा, मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया है। उनका ये क्लेम था, उनका ये आरोप था, दावा था कि जब भी ये परिवार में संयुक्त थे तब भी मेरा वहाँ पे चलने नहीं दिया, अपने जो जेठानियों का ही चलने जा रहा। ऐसे लग रहा था सारा नियम इनके ही तरफ से था, मैं बुढ़िया थी, बुढ़िया ताई के लिए थे, सब मुझ पे ही लागू करवाए। ऐसे कहती हैं कि बच्चों से उनकी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। सदर बाबू उन्मुख होकर कहती हैं, ये तुम्हारा बाबा आदम की जवानी मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं इन बातों को किस हद तक मानूंगी, जो अच्छा हो, मेरे कहने से ढोक ढकोसला नहीं हो सकता। धर्म कर्म कुल परंपरा ढोक ढकोसला कहकर घर वाली आधुनिकता का आचरण करती है। यशोधर बाबू, सानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, ये तमाम मुहावरे ये विशेषण से उसे विशेषित कर देते हैं। कहते सानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह मूंगा से मुहासा, लोग करें तमाशा, विद्रोह में मजाक को उड़ा देते हैं। देखिए कितनी अच्छी परंपरा है कि एक तरफ उनके गृहस्थी के जीवन में उनकी धर्मपत्नी का विद्रोह को भी वह हंसी मजाक में टाल देते हैं, कुछ लोकोक्तियाँ मुहावरे कह के उनके अंदर परिवर्तन ला देते हैं। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जति किशनदास बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। सोचते हैं कि मैं किशनदास का अनुसरण कर रहा हूँ, लेकिन उनका बुढ़ापा जो है सुखी नहीं रहा। उनके तमाम साथियों की हौज खौज, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं न कहीं जमीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं ध्यान दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद उन्हें क्वार्टर खाली करना पड़ा। हद हो गई, उनके द्वारा उपकृत किए गए लोग में एक भी उनके यहाँ रहने की पेशकश नहीं की। तमाम लोग उनके यहाँ आए, नौकरी पाए, लेकिन एक लोग भी ये पेशकश नहीं की कि आप आइए मेरे यहाँ रहें। यशोधर बाबू उसके सामने कोई प्रस्ताव ही नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी। उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किशनदास कुछ साल राजेंद्र नगर में क्वार्टर लेकर रहे और फिर अपने गांव लौट गए, जहां साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन नहीं खा सके बेचारा। कहते हैं कि ज़्यादा पेंशन नहीं प्राप्त कर सके। विचित्र बात है, उनका अनुसरण करते हैं, लेकिन उनका बुढ़ापा जीवन का जो सबसे कठिन काल है अच्छा नहीं हुआ। बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखते चले गए। उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। उनके बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा तो जवाब जो हुआ होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा, वो सटीक बता पाने में असमर्थ था।
आगे निश्चित ये कहानी हम जो है यहीं पे विराम देंगे, क्योंकि इसका अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो जो है में देखेंगे। आशा है आप सभी को ये समझ में आया होगा। बहुत ही जो परंपरावादी और आधुनिक विचारधारा की ये जो है संघर्ष को आप देख रहे हैं, यशोधर बाबू किस तरह अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। अब तक के यही लिए चलिए, आप सभी का धन्यवाद।